अब आज हम थोड़ी सी बात करते हैं जो स्कूल लेक्चरर की परीक्षा देने वाले हैं जून जुलाई में, उसके बारे में थोड़ी सी बात करें। स्कूल लेक्चरर क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है तो अध्ययन तो आप कर ही रहे हैं। मैंने सोचा आज थोड़ा सा आपको ये बताया जाए कि अध्ययन और अच्छे तरीके से कैसे करें। देखिए, इसके कई स्टेजेस होते हैं। सबसे पहली स्टेज जो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ आपको, कि जो बच्चे आते हैं उसमें जो मेरे पास आए उनमें से अधिकतर बच्चे वो थे जिन्होंने एमए भी ढंग से नहीं किया है पॉलिटिकल साइंस में। जैसे नॉन कॉलेजिएट थे, या जैसे वो आए तो ऐसे स्कूल ऐसे कॉलेज में पढ़े जहाँ पर कि उनकी पढ़ाई कोई ढंग से नहीं हो पाई, उन्होंने खुद ने क्लासेस अटेंड नहीं करी, या उनको शिक्षक ऐसे नहीं मिले, या कक्षाएं नहीं हो रही थी, तो वो पॉलिटिकल साइंस को नहीं पढ़ पाए। तो इसलिए एक एग्ज़ाम देने के लिए, विषय का एग्ज़ाम देने के लिए कम से कम 6 महीने की तैयारी होनी चाहिए। अगर आपने एमए कर रखा है तो थोड़ा बहुत तो आपको उसके बारे में नॉलेज है ही। मैं बात करता हूँ पहले हिंदी माध्यम के लोगों की। तो उसके लिए पहले आपको एक पुस्तक पढ़नी चाहिए पॉलिटिकल साइंस की, जो बार बार मैं कह चुका हूँ। वो है आशीर्वादम की किताब, जो हिंदी में इस प्रकार की है। अंग्रेजी में तो पॉलिटिकल थियरी के नाम से है, हिंदी में है ये, ठीक है, राजनीति विज्ञान एडी आशीर्वादम। तो पहला तो है पुस्तकें, और उसमें है एडी आशीर्वादम। ये किताब है, ठीक है। इस किताब को पढ़ने का कारण यह है कि इसमें, हालांकि बहुत पुरानी किताब है, 1950 की किताब है, लेकिन इसको पढ़कर आप पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी समझ पाएंगे। जो बहुत से शब्द आते हैं राजनीति विज्ञान में, राज्य, संप्रभुता, स्वतंत्रता, अधिकार, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये सेपरेशन ऑफ पावर, पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, डेमोक्रेसी, उदारवाद वगैरह, इन सब के बारे में एक आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी, जो 2500 से इस विषय पढ़ाया जा रहा है, और इन शब्दों के प्रति आप फेमिलियर हो जाओगे, जिससे मतलब आप बातचीत कर सको। तो ये पहली किताब पढ़नी चाहिए। उसके बाद आपको पुस्तकें पढ़नी चाहिए, जो मैंने दूसरे वीडियोस में बताए हैं। 14 किताबें कोर्स के हिसाब से बताई, उसमें जो जितनी भी किताबें जहाँ तक पढ़ सको उसको पढ़नी चाहिए। तो पहली स्टेज है पुस्तकें पढ़ने की। दूसरी स्टेज है नोट्स बनाने की। अपने हाथ से नोट्स बनाने चाहिए, जहाँ तक हो सके किताबों को देखकर। हाथ से लिखकर बनाने चाहिए, टाइप करके नहीं बनानी चाहिए, लिखकर बनानी चाहिए, क्योंकि लिखने से, किताब को देखकर लिखने से अपने आप ही याद होता है, एक रिवीजन हो जाता है। तो सेकंड स्टेज जो होती है वो नोट्स बनाने की। तीसरी स्टेज है आपकी परीक्षा उपयोगी, वो है एमसीक्यू। जब आपने नोट्स बना लिए, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, तो अब आपको परीक्षा में चूंकि एमसीक्यू आएंगे, इसलिए एमसीक्यू की तैयारी कीजिए। और चौथी वो है फैक्ट्स। कि अब आप जो नोट्स आपने बनाए हैं उसको भी रिड्यूस कर दीजिए, तथ्यों पर लेके आ जाइए, और उन तथ्यों को याद करना है। इन सब में आपको दो बातों की जरूरत पड़ती है, ये सारी चीजें आप करें। पहली बात तो यह है कि आपके पास कोई आपके मित्र मंडली होने चाहिए, या कोचिंग होनी चाहिए, या तो मित्र हो आपके साथ, यानी एक समूह होना चाहिए। समूह होने पर क्या होता है कि आप एक दूसरे से पूछ सकते हो, कुछ बातें आपको नहीं आती समझ में, दूसरे से समझने का प्रयास कर सकते हो। तो आपका एक ग्रुप होना चाहिए। उस ग्रुप का बेसिस सिर्फ एक ही हो कि सबको एग्जाम पास करना है, और कोई बेसिस नहीं हो कि मेरे रिश्तेदार है, कि मेरे धर्म का है, कि मेरे जाति का है, कुछ मेरे गांव का है, इससे कोई मतलब नहीं है। उन सब दोस्तों में एक बात कॉमन होनी चाहिए, जिस पर ग्रुप बनता है, कि सबकी ये इच्छा हो कि उनको ये एग्जाम क्रैक करना है, उसको परीक्षा पास करनी है। उन लोगों का एक समूह 5-7 लोगों का होना चाहिए, जो पुस्तकें पढ़े, नोट्स बनाए, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें, और बाद में फैक्ट्स के
जो बहुत सारे फैक्ट्स हैं उनको याद करके एक दूसरे से साझा करें। वो आदमी में अगर आप दोस्त नहीं है, बाहर से आ रहे हैं, इधर उधर से आ रहे हैं, या कोई ऐसी जगह जहाँ दोस्त नहीं है, तो फिर आप कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पर आपको दोस्त मिल जाएंगे। तो कोचिंग सेंटर का फ़ायदा यही होता है कि एक तो नोट्स बने बनाए मिल जाते हैं, हालांकि उसका नुकसान भी है कि नोट्स बने बनाए मिलने पर आप लोग खुद बनाते नहीं हो, जब खुद नहीं बनाते तो याद नहीं होते, फिर आप उसको मगअप करते रहो, जो सक्सेसफुल नहीं होता। अब परीक्षा में जो सवाल आते हैं वो तथ्य आधारित होते नहीं है, धीरे धीरे यूपीएससी पैटर्न आ रहा है, तो उसके अंतर्गत तो वो दो एक सेंटेंस देंगे, फिर कहेंगे इसके दो बातें जो उत्तर हैं वो एक दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, एक सही है एक गलत है, इस तरह से। तो उसमें थोड़ा सा आपको तथ्यों को याद करने के साथ साथ उनको आपस में रिलेट करना, जोड़ना भी आना चाहिए, कौन सा तथ्य कहाँ पर बैठता है और किस तथ्य को याद करने पर वो जो दूसरी चीज है जो उस तथ्य से संबंधित नहीं है वो भी आपको ध्यान में पड़ जाए। जैसे अगर आपने याद कर लिया कि उदारवाद का पिता जॉन लॉक है, ठीक है, ये तो याद कर लिया, अब आपको उदारवाद की सारी विशेषताएं पता होनी चाहिए। इसलिए उदारवाद से संबंधित कोई भी एक प्रश्न आए तो आप तुरंत जॉन लॉक को उसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे निजी संपत्ति के बारे में जॉन लॉक के क्या विचार थे, तो अगर आप ये जानते हैं कि जॉन लॉक उदारवादी था तो आप कहेंगे वो उसके पक्ष में था, क्योंकि निजी संपत्ति व्यक्ति के अधिकारों का एक हिस्सा माना जाता है जॉन लॉक के अंतर्गत। आज तो इतनी बात नहीं होती है निजी संपत्ति की उदारवाद में भी, लेकिन उदारवाद का एक मूल आधार निजी संपत्ति रहा है, क्योंकि उदारवाद पूंजीपतियों को का समर्थन करती है और पूंजीपति का अर्थ ही एक निजी संपत्ति होना। तो इसलिए अगर आपको ये पता है कि उदारवाद का पिता जॉन लॉक है तो उदारवाद से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो सब एक दूसरे से जुड़ जाती है। कि राज्य का उद्देश्य होना चाहिए क्या, स्वयं का हित करना, लोक कल्याण करना, अपने राज्य की रक्षा करना, या व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। तो आप देखेंगे अगर आपको उदारवाद पता है तो आप कहोगे व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। ये बातें कैसे आएगी, ये स्वतः नहीं आ सकती, ये आप तथ्य हो, उन तथ्यों को अपने मित्र के साथ, ग्रुप है उसके साथ बहस करें, कोचिंग में जाएं या किसी टीचर के पास जाएं जो आपकी इन बातों को साथ साझा कर सके, जिसकी रुचि हो इसमें और जो आपकी बात को सही गलत बता सके और जिसको देखा जा सके। तो ये एक बहुत छोटी सी वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि अब एग्ज़ाम चूंकि स्कूल टीचर के आने वाले हैं, इसलिए ये आप ज़रूर करें। इस स्टेज में हमको तैयारी करनी चाहिए। ये स्टेजेस तो अब निकल चुकी है पुस्तकें बनाने, नोट्स बनाने की, तो अब तो एमसीक्यू और फैक्ट्स ये दो बचे हैं, इनकी तैयारी कीजिए। एमसीक्यू की तैयारी करने के लिए मैंने अपने ऐप में 3000 क्वेश्चंस बनाए हैं, उनको आप देख लीजिए। नहीं भी देखे तो कोई और जगह क्वेश्चन हो उनको देख लीजिए और उनको देख के कोशिश कीजिए कि आप इसकी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। प्रैक्टिस करते समय ध्यान रखिए कि जो आंसर है उसको पहले मत देखिए। यानी आपने कोई किताब ले ली, अब उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन, तो आप क्या करते हैं कि प्रश्न देखेंगे फिर पीछे उत्तर देखेंगे फिर उसको ये रट लेंगे। और भाई वैसे नहीं आएगा सवाल, किसी किताब में से नहीं आएगा। आपको ये देखना है कि किताब में जो 4 आंसर है, बल्कि 4 आंसर नहीं होने चाहिए, आपको प्रश्न पढ़ते ही उसका आंसर आना चाहिए। 3 में से कोई एक बता रहे हो, कोशिश करो नहीं ये तो नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, शायद ये हो, तो उत्तर आप सही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए प्रश्न समान आ भी जाए तो ऑप्शन समान नहीं आएंगे। प्रश्न तो समान ही होंगे, अधिकतर प्रश्न तो वही होंगे, नए कहाँ से लाएंगे। तो वो प्रश्न वही हो लेकिन उत्तर की जो ऑप्शंस होंगे वो अलग अलग प्रकार के होंगे। तो अगर आपने 4 उत्तरों को ऑप्शंस को देखकर उत्तर याद किया है तो आप सही उत्तर तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए आपको प्रश्न देखते ही उत्तर आना चाहिए। बहुत से प्रश्न हैं जो आज नए तरीके से सामने आ रहे हैं और जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बहुत से उदाहरण मैंने पहले भी दिए थे, आपको और उदाहरण में दे सकता हूँ, वो देखिए आप। चलिए 1-2 उदाहरण से आप समझ जाएंगे इसको कि हमको कैसे तैयारी करनी है। चलिए एक प्रश्न में देता हूं, उसका उत्तर आप बताइए। रूढ़िवाद एवं उदारवाद में अंतर होता है।
अंतर होता है ये तुम जानते ही है। क्या क्या अंतर होता है? पहला, दोनों इसको यूं कर सकते हैं, एक्सक्यूज मी, रूढ़िवाद और उदारवाद में अंतर होता है या नहीं होता? होता है, क्योंकि दो शब्द है। एक तो दोनों समाज में परिवर्तन के पक्षधर नहीं है। दूसरा, दोनों क्रांति के विरोधी हैं। तीसरा, रूढ़िवाद शक्तिशाली राज्य के पक्ष में और उदारवाद कमजोर राज्य के पक्ष में। अब आप क्या उत्तर देंगे इसका? ये तीन कर दिए मैंने दो की जगह, वो तो कितना भी कर लें आप। तो दोनों समाज में परिवर्तन के पक्षधर नहीं है, क्या ये सही है? दोनों क्रांति के विरोधी हैं, क्या ये सही है? और रूढ़िवाद शक्तिशाली राज्य के पक्ष में है और उदारवाद कमजोर राज्य के पक्ष में। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर, ये तीन जो मैंने लिखे हैं, इसके उत्तर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दीजिए। फिर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसको उत्तर को कैसे देखा जा सकता है। ये मैंने ऐसे ही स्पर ऑफ द मोमेंट मैंने एक सवाल बनाया है। ठीक है, चलिए इतना ही देखते हैं, फिर आगे देखते हैं। नमस्कार।